कामनिका पर पत्रों का जिससे हमें पर्यावरण के क्षण में मिली है। इनमें मनसा इन मुद्दे के समाधान के संदर्भ में प्रश्नों और विकल्पों की व्यय का प्रयास किया है। जैसा कि हम जानते हैं, आज जिसीकरण की पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, उस कई आवाज है। इस इकाई में ऐसे ही कुछ आयामों और पर्यावरण के लिए उनके निहितार्थी पर विचार किया गया है। भूमंडलीकरण की सधारणा नई नहीं है, किंतु भूमंडलीकरण सुर्खियों में है। यह शायद इसलिए है क्योंकि पिछली शताब्दी में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है और पिछले दशक में तो ऐसा विशेषकर हुआ है। शीत युद्ध के समाप्त हो जाने से दुनिया के उन राष्ट्रों और क्षेत्रों के बीच संवाद संभा हुआ है जो पहले एक दूसरे को अपना शत्रु मानते थे। वहीं आज राष्ट्रीय के रूप में मुका व्याधार वो बढ़ावा देने, नरसंहार के दोषियों को सजा देने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिलजुलकर काम कर रहे हैं। इस इकाई में भूमंडलीकरण और पर्यावरण के महत्वपूर्ण संबंध पर विचार किया गया है और पर्यावरण संदर्भ में विभिन्न अनुभव और निहिता की थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि देने का भी प्रयास किया गया है। सुमंडलीकरण के प्रति सभी की दृष्टि सकारात्मक नहीं है। भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाले और वैश्विक व्यापार के सहभागी जब कभी वैश्विक व्यापार नीति निर्माण पर महत्वपूर्ण निर्णय करने हेतु अपनी बैठक को आयोजित करते हैं, तो लाखों लोग विरोध प्रदर्शन करने और इस प्रक्रिया का सीधा विरोध करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इसका नवीनतम उदाहरण कानकुन विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मंत्री स्तर का सम्मेलन है, जो अंतः वैश्विक व्यापार से संबंधित जात महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई भी निर्णय लिए बिना समाप्त हो गया। कभी कभी ये विरोध हिंसक भी हो जाते हैं और उनके परिणामस्वरूप आपदा और पुलिस फायरिंग तक की नौबत आ जाती है। क्यों? भूमंडलीकरण में आखिर ऐसी डरावनी क्या बात है? इसका ऐसा विरोध क्यों हो रहा है? शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, लोकतंत्र विजयी रहा है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक मान्यता मिल रही है। क्या यह नई वैश्विक स्थिति भूमंडलीकरण के लिए सहायक नहीं होनी चाहिए? क्या हम गामी भूमंडलीकरण नहीं चाहते? क्या हम सभी यह नहीं चाहते कि दुनिया के देशों में और भी निकटता बढ़े? हमें भूमंडलीकरण को अच्छा या बुरा नहीं समझना, बल्कि हमें तो भूमंडलीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया मानना होगा जो अब चलती ही रहेगी और कई तरह से यह अनिवार्य भी है। साथ ही हमें इसे स्वीकार्य मानकर नहीं रह जाना है और इसे समझने का और इसके निहितार्थों पर वित्तन का प्रयास करना है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय निहिता पर चर्चा कर सकेंगे। नव उदार तथा वैश्विक आर्थिक नीतियों के संदर्भ में विभिन्न विकासशील देशों के अनुभवी को विस्तार से समझ सकेंगे। दक्षिण एशियाई देशों में भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय नीतियों की और भूमंडलीकरण के वर्तमान स्वरूप के विकल्पों की विवेचना कर सकेंगे। 12.2 भूमंडलीकरण के निहितार्थ यूनिवर्सिटी। भूमंडलीकरण के विभिन्न रूप क्या है और शासन वैधता तथा जवाबदेही के लिए इसके क्या अर्थ है? हम जिस पृथ्वी ग्रह पर रह रहे हैं उसके लिए भूमंडलीकरण के क्या अर्थ हैं? जैसा कि कुछ लोगों का तर्क है, क्या भूमंडलीकरण पर्यावरण को बढ़ाने में हमारी सहायता करेगा या फिर पर्यावरण स्वयं ही पर्यावरण के लिए खतरा है? अब हम भूमंडलीकरण और पर्यावरण से जुड़े कुछ और मुद्दों को लेते हैं। वहीं यह समझाना महत्वपूर्ण होगा कि पर्यावरण में भूमंडलीकरण को भी प्रभावित करने की सामर्थ्य है। पर्यावरण के कमजोर होने से, उसका साथ गिरने से जबरदस्त क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव पड़ सकते हैं। हमारी आर्थिक गतिविधियों वे गतिविधियां जिन्हें भूमंडलीकरण की सहायता से बढ़ाया जा सकता है, पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंचा रही है, जिनमें से कुछ की तो भरपाई हो ही नहीं सकती। हम जो जीवाश्मी ईंधन को अधिकाधिक जलाते चले जा रहे हैं, उससे विश्वभर में जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। हम तो यह भी नहीं जानते कि जलवायु परिवर्तन के पूरे परिणाम क्या हो सकते हैं, किंतु यह तो हमें पता है कि वे परिणाम भयंकर ही सकते हैं। समुद्रों का स्तर बढ़ सकता है, मौसम की गर्म अवस्थाएं अधिक आम हो सकती है, मौसमी का स्वरूप एवं उसका चक्र बदल सकता है, कुछ प्रजातियों नष्ट हो सकती है। पर्यावरण के स्तर में व्यापक रूप में होने वाली इस गिरावट के परिणाम हो आर्थिक उलपुथल होगी, यह भीषण ही होगी। इसके अन्य उदाहरणों को ले तो दुनिया के उष्णकटिबंधीय वनों का तेजी से विनाश होगा, समुद्रों में मछलियों की संख्या आवश्यकता से अधिक होगी, साक्ष्य जल के स्रोत तेजी से घटेंगे। हालांकि यह सम इतनी तेजी से नहीं होगा जितना कि पॉल एरटिक और औद्योगिकीकरण के अन्य पर्यावरणीय आलोचकों ने भविष्यवाणी की है, फिर भी यह हो तो रहा ही है। क्या हमारी पीढ़ी की यह अधिकार है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे आलय से घायल हुई पृथ्वी छोड़कर जाएं? क्या हमें यह अधिकार है कि हम भूमंडल के कुछ हिस्सों के निवासियों को और भी बड़े पर्यावरणीय जमावों को बोलने के लिए सिर्फ इस कारण से अभिशप्त करने क्योंकि हम और अधिक आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं? ऐसी जिंदगी जीवाश्मी ईंधन की खपत पर टिकी है। यदि अब हमने इस और अधिक ध्यान देना शुरू नहीं किया कि आर्थिक गतिविधियों, सान सहन के दंड और जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है, तो निश्चय ही हमें भविष्य में और भी अधिक पर्यावरणीय पलायन देखने को मिलेगा। आज भी राज्यविहीन लोगों की संख्या 2 करोड़ तो पहुंच ही चुकी है। इस संख्या में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी।
अकेले चीन में ही लगभग 10 करोड़ प्रजाति है। ये वे लोग हैं जो खेती के कामों में गिरावट आने के दौरान नौकरियों की तलाश में गीतों से शहरों को ले जाते हैं। इससे भी शहरी पर्यावरण पर काफी दबाव पड़ता है। पर्यावरण का सार गिरने से व्यापक पैमाने पर रेगिस्तान बन सकते हैं, खेती योग्य भूमि नष्ट हो सकती है, आजीविका के साधन पीसे मछली उद्योग नष्ट हो सकते हैं। वैश्विक निगमों, बीमा कंपनियों और सहायता संस्थाओं के लिए इसके बड़े निहितार्थ भी है। इसी व्यक्तियों के स्तर पर निराशा की स्थिति पैदा हो सकती है। The peoples. पर्यावरण को स्तर में आने वाली गिरावट को बीमारी फैलने से जोड़कर देखा जा सकता है। दुनिया में युद्ध के मुकाबले बीमारी से अधिक संख्या में लोग गए हैं। सैकस जैसे महाप्लेगी ने 4 में से 1 व्यक्ति की जान ले ली थी। प्रथम विश्व युद्ध में गोलियों और बगों से इतने लोग नहीं मरे से जितने पलू से। जब इस बात को लेकर अधिक चिंता की जाती है कि जो बीमारियों इस समय नियंत्रण में है वे फिर लौट सकती है। मलेरिया ऐसी ही एक बीमारी है। अब अधिक समुदायों के तूफानी बाई, सूखा अथवा बढ़ते तापमान जैसी मौसम की गंभीर स्थितियों से क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट होने के फलस्वरूप पर्यावरण के विनाश के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहायता तंत्र और बीमा कंपनियों पर और अधिक अतिरिक्त बोझा पड़ सकता है। पर्यावरण का स्तर गिरने से आर्थिक विकास के नाम व्यर्थ हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप चीन अब इस बात को समझ रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण मात्र अमीरों के ऐश की चीज नहीं है। प्रदूषण से चीन को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, कृषि उत्पादों की क्षति हो रही है, काम के घंटों की बर्बादी हो रही है और सेहत पर अधिक खर्च हो सहर है। पर्यावरण का स्तर गिरने के कारण मौजूदा नृजातीय तनाव और भी बढ़ सकते हैं और उनके परिणामस्वरूप गृह युद्ध भी हो सकते हैं। कोरिया युद्ध के बाद से जापान, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया और चीन के बीच कई विवाद हो चुकी हैं। इनमें से कई विवाद मछली मारने के अधिकार को लेकर हुए हैं। इन विवादों के चलते अप्रत्याशित संख्या में लोग मरे हैं, क्योंकि मधुजारे और तटरक्षक उन बातों पर गोलियां दान देते हैं जिन्हें समझते हैं कि में सीमा का अतिक्रमण का नहीं है। भूमंडलीकरण से पर्यावरण को क्षति। खाड़ी सहयोग परिषद स्थित पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भूमंडलीकरण तो पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचा रहा है, जिससे मानव जाति का भारी अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। पर्यावरण तथा सुरक्षित क्षेत्र प्राधिकरण एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज अथॉरिटी EPAA के अनुसंधान तथा अध्ययन के अध्यक्ष सी चमर अब्दुलाजीज का कहना है कि जहीं औद्योगिक क्रांति के कारण पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, वहीं आज का आर्थिक भूमंडलीकरण इस असंतुलन को उस अवस्था में ले जा रहा है कि ब्याज या इस ग्रह पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए ही गंभीर कारा बन गया है। ओमान के वित्त मंत्रालय के एक आर्थिक विशेषज्ञ डॉ बदरुद्दीन अब्दुल रहीम कहते हैं, वर्तमान पीढ़ी को कुछ परियोजनाओं और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश से बचना पाए और इसे भावी पीढ़ियों पर छोड़ देना चाहिए जो पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को एक अधिक पूर्ण तथा आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बेहतर ढंग से समझने की स्थिति में होंगी, जैसा कि अन्य सम्मानित अर्थशास्त्रियों का सुझाव है। एक समय परिदृश्य प्रस्तुत करते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि नविशा अंधकारमय नहीं सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मनुष्य एक नाजुक पर्यावरणीय तंत्र के असंतुलन द्वारा दिए जा रहे अनेकानेक संकेतों को लगातार अनदेखा किए जा रहा है। आर्थिक विकास और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच अच्छा संतुलन रहे तो वहां अपने आप में सतत होगा और भविष्य में भी बना रहेगा। इसके लिए मुख्य सुझाव ये है कि इस मुद्दे पर और अधिक जन चेतना बनाई जाए, पर्यावरण संरक्षण की धारा को स्पष्ट किया जाए, पर्यावरण के विनाश के खतरे को विशेषकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रेखांकित किया जाए और हमारे अपने दैनिक कार्यचक्र के भीतर स्वस्थ पर्यावरणीय तंत्र को शामिल करने की संभावना को सक्रियता से टटोला जाए। 12.3 भूमंडलीकरण पर बहस। बहुत से लोग भूमंडलीकरण एक वैश्विक संस्कृति के विस्तार, वित्तीय तथा आर्थिक अंतर्निर्भरता की मजबूती और ज्ञान प्रौद्योगिकी तथा प्रतिमानी के प्रसार को समाज और पर्यावरण के लिए सकारात्मक मानते हैं। इस तथ्य के अनुसार भूमंडलीकरण तो लोगों और संस्कृतियों को एक दूसरे के निकट लाता है। अब हम थोड़े से समय में ही लंबी दूरियों को आसानी से तय कर सकते हैं और भिन्न संस्कृतियों में पहुंच सकते हैं। दुनिया छोटी हो जाने पर हम साथ साथ काम कर सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं। भूमंडलीकरण होने से दूर दराज की जगहें कम अनजानी, कम पराई हो जाती हैं। इसमें धर्म संदर्भ के साशा बिंदु हैं। इससे भय कम होती हैं। इससे परस्पर निर्भरता को बढ़ावा मिलता है। यह एक सकारात्मक स्थिति है जिसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे राष्ट्र राज्य इत्ता स्थापित कृत्रिम सीमाएं मिट जाएंगी और स्थानीय संस्कृतियों को फलने फूलने का मौका मिलेगा। इससे समाज एक सूत्र में बंध जाएंगे और इससे लोगों के बीच टकराव की आशंका भी कम हो जाएगी। कुछ लोग भूमंडलीकरण के प्रौद्योगिकी आगामी की जबरदस्त वकालत करते हैं। उनका तर्क है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी, विज्ञान, विनियमन आदि के प्रकार से रहन सहन का स्तर उठाने में मदद हो रही है और कालांतर में इसकी सेहत और स्वच्छता में सुधार हो रहा है। चिकित्सा दवाइयों के क्षेत्र में प्रगति होने से हमने पोलियो जैसी कुछ जानलेवा बीमारियों का सफाया कर दिया है और दूसरी बीमारियों पर काबू पा लिया है। अब प्रसव के दौरान कम स्त्रियों की मृत्यु होती है और शिशु मृत्यु दर भी काफी कम ही गई है।
वायु प्रदूषण नियंत्रण की प्रौद्योगिकी कर प्रसार होने से दुनिया के कई प्रमुख शहरों की हवा कुछ साल पहले की तुलना में अधिक साफ सांस लेने योग्य अर्थात स्वच्छ हो गई है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोगों की औसत आयु में बढ़ोतरी हुई है। यह माना जा रहा है कि भूमंडलीकरण की सहायता से बढ़ाए जा सकने वाले आर्थिक विकास से आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा और उससे मनुष्य के कष्ट, प्रदूषण और पर्यावरण के स्तर की गिरावट में कमी आएगी। किन भी हर कोई इस तर्क से सहमत नहीं है। इस विचार की आलोचना करने वाले चित्त और साधार के भूमंडलीकरण को उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ते अंतर के लिए जिम्मेदार मानते हैं। भूमंडलीकरण का लाभ सभी समूहों को बराबर नहीं मिल रहा है। बड़े अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब लोग और भी गरीब। जब दुनिया के 2 अरब लोग भीषण गरीबी में रह रहे हैं तो तर्क यह दिया जाता है कि इस स्थिति में भूमंडलीकरण की बात करना मुश्किल है। जीवन के स्तर में सुधार की बात करना बेमानी है। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि भूमंडलीकरण के साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हैं। एड्स का फैलना एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। धन और खपत बढ़ने से वाहनों, हवाई यात्राओं और ऊर्जा की जरूरत काले यंत्री पर निर्भरता बढ़ गई है और वैश्विक जलवायु परिवर्तन में यह भी एक कारक बन रहा है। उपभोक्ता जीवन शैली का भूमंडलीकरण हो जाने से अमीर देशों और संक्रमण काल से गुजर रहे राज्यों में भी खपत में बढ़ोतरी हो रही है। इससे वैश्विक पर्यावरण पर और भी अधिक दबाव है कि अब और अधिक लोग अपने घरों को गर्म करने, फ्रिज का आनंद जताने या स्कूटर कार की सवारी करने में समर्थ हो गए हैं। उपभोक्ता संस्कृतियों से जीवन स्तर में सुधार हो सकता है किंतु किसी कर पीपल्स भूमंडलीकरण ने कई आशंकाओं को जन्म दिया है और उनमें से कई ठीक नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो यह सोचते हैं कि भूमंडलीकरण एक नए प्रकार के साम्राज्यवाद का ही बोका उन्नत रूप है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे थोड़े से अमीर देश विकाराधीन देशों को कीमत पर चला रहे हैं। वह अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतांत्रिक जवाबदेही की कमी के बारे में गंभीर चिंता करते हैं। ऐसी कई सही पिंच गए हैं जो भूमंडलीकरण के बारे में और श्रम, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के बारे में जताई जा सकती है। भूमंडलीकरण के सामाजिक आधार पर बने विश्व आयोग ने फरवरी 2004 में अपनी रिपोर्ट एफ पर ग्लोबलाइजेशन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, अ फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जारी की। भूमंडलीकरण पर निम्नलिखित और माह रखने वाले घटकों के प्रतिनिधियों के बीच बांधाबद्ध संवाद का बड़ा पहला प्रयास है। आयोग ने लाम लोगों के नजरिए से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की जांच की और इस प्रक्रिया में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तबकों से व्यापक परामर्श किया। रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार: 1. अस्थिर वैश्विक वित्तीय व्यवस्थाओं के कारण अस्थिरता और असुरक्षा का व्यापक बोध बना हुआ है। सभी पक्ष सामाजिक सुरक्षा और जाग सुरक्षा की और मजबूत व्यवस्थाओं को वरीयता देते हैं। 2. रोजगार और आजीविका को लेकर अत्यधिक चिंता है। हालांकि ओग और अधिक खुलेपन और परस्पर संबद्धता के पक्ष में हैं, फिर भी वे अपनी नौकरियों और आय पर इसके प्रभाव को बारे में बहुत कम सकारात्मक हैं। 3. ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं हाशियों पर बनी हुई हैं, जिससे गरीबी हटने का नाम नहीं ले नहीं। कामगारों और उनको अधिकारों पर दबाव होने के कारण स्तना प्रभाव नीचे की ओर बढ़ रहा है। 4. इस बात को लेकर कई प्रकार की बहसें चल रही है कि बाजारों की भूमिका क्या है और प्रकृति उन अनुचित वैश्विक नियमों से कैसे बाधित हो रही हैं जो ताकतवरों का पक्ष लेते और सामाजिक प्रभावों की अनदेखी करते हैं। 5. मानवाधिकार और पर्यावरण से अधिक महत्व व्यापार और निवेश को दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक चार्ट की स्थिति बनती है। 8. एक व्यापक पश्चिमी प्रभाव है जो घोर गरीबी के बीच उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित कर रहा है। 7. व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी के प्रति संतुलन के लिए सर्व शिक्षा को बढ़ावा देने और भूख की स्थितियों को कम करने पर और देना चाहिए। 3. मेजबान देश के कानून और श्रम मानकों को सम्मान देने के मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनियों असफल रही है। 9. विकासशील देशों को भूमंडलीकरण को नियमों के मामले में अपनी बात रखने का और अधिक अधिकार होना चाहिए और निर्धनतम देशों को और अधिक विकास संबंधी सहायता मिलनी चाहिए। अतीत से सबक 12.4 दक्षिण एशिया के देश अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को शाल को घटनाक्रमों से सबक सीख सकते हैं, जहां निगमी के हितों के आगे आवश्यक सेवाओं का समर्पण कर देने के भयंकर परिणाम हुए हैं। निगमी का एक निशाना पानी रखा है और अफ्रीका को गलाकाट पक्षी रोग से दो चार होना पड़ा है। मोजाम्बिक और तंजानिया दोनों में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की धमकी में आकर जल आपूर्ति का निजीकरण वार दिया है। 1999 में मोजाम्बिक को कर्ज से राहत द पीपल्स की एक पूर्ववारों की तौर पर अपनी 70% वाली वाओं को यूरोपीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचना पड़ा था। पूरे अमेरिका में जल उपयोगिताओं को पूर्ण लागत वसूली फुल कॉस्ट मोबाइल मीजल के अंतर्गत ले जाया गया है, जिसके अनुसार पानी का पैसा नहीं दे पाने वाले को पानी की आपूर्ति से बाहर कर दिया जाता है और उन्हें उनके घरों की भी निकाल दिया जाता है। वर्ष 2004 में हेले होकर में ही करोड़ से भी अधिक लोगों को जल सेवाओं से वंचित किया जा चुका है और कोई 20 लाख लोगों को पानी के बकाया पैसे नहीं देने के कारण उनके घरों से निकाला जा चुका है। पैसे नहीं चुका पाने की यह स्थिति असामान्य नहीं है, क्योंकि जल सेवा के निजीकरण के बाद से ही पानी के दानों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई।
उदाहरण स्वरूप 1994 और 1996 के बीच फोर्ट बोफोर्ट की अखेट बस्तियों में सेना शुल्कों में 600% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसी कमरतोड़ दरों के परिणामस्वरूप असुरक्षित स्रोतों से पीने के पानी की खपत बढ़ गई है। Why? घाना में विश्व बैंक ने सहायता की एवज में जल सेवाओं को बेचने की शर्त रखी। पीथ बहुराष्ट्रीय कलानियों ने जल सेवाएं प्रदान करने के लिए बोली लगाई, जिनमें डीवेवी और बाईवाटर चौसरी कंपनियों ने थी, जिनकी वार्षिक आय घाना के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) से भी अधिक है। यहाँ रोचक तथ्य यह है कि प्रस्तावित निजी क्षेत्र भागीदार निगमों को जाल गालियों के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी तो देती है, किंतु उनके लिए सेवाएं प्रदान करने को आवश्यक नहीं पाती और इस काम को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन अमेरिका में मानी पर मुनाफाखोरी देखी गई है। वर्ष 1989 में बोलिविया ने जल आपूर्ति का निजीकरण कर दिया और उसके परिणामस्वरूप पानी के दामों में जो 200% की बढ़ोतरी हुई, उसके कारण उस देश के तीसरे सबसे बड़े शहर कोचाबंबा में 8 महीने तक आंदोलन हुआ और निजी टैंकों को अंत नहीं करना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में तीसरी दुनिया के कई देशों में सेवाओं के उदारीकरण की ये बाध्यकारी वास्तविकताएं हैं, जिनकी ओर दक्षिण एशिया को ध्यान देने की जरूरत है। कानकुन में जिन बड़े मुद्दों पर विचार होना है, उनमें से एक है सेवाओं के व्यापार का और अधिक उदारीकरण। इसलिए इस बात की संभावना है कि बाइयों, नर्सों, सफाई कर्मियों, पर्यटन नाइडों, अध्यापकों और वैश्विक वाणिज्य में नगण्य भूमिका निभाने वाले ऐसे अन्य सेवादाताओं के समझौतों के लिए कार्यसूची पर उससे प्रमुखता से चर्चा होगी। गेट्स के अंतर्गत सेवा व्यापार को 4 श्रेणियों में रखा गया है। इनमें से पहली श्रेणी है सीमापारीय सेवा व्यापार, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन सर्विस की, जिसमें एक सदस्य देश के राज्य क्षेत्र से दूसरे सदस्य देश के राजा बीज में दी जाने वाली सेवाएं आती हैं। इनमें दूरसंचार या मेल चैनलों के माध्यम से संपन्न होने वाली बैंकिंग, अथक संबंध निर्माण की सेवाओं जैसे विषय शामिल हैं। विदेश में सेवाओं का उपभोग दूसरी श्रेणी है और इसमें वे स्थितियां आती है जिनमें पर्यटक अथवा रोगी जैसा कोई सेवा उपभोक्ता कोई सेवा लेने हेतु किसी अन्य सदस्य देश के राज्य क्षेत्र में जाता है। व्यापार सेवाओं की तीसरी श्रेणी है वाणिज्यिक उपस्थिति। इसका संबंध उन स्थितियों से है जिनमें एक सदस्य राजा का कोई सेवा प्रदाता कोई सेवा प्रदान करने हेतु किसी अन्य सदस्य राज्य के राज्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, जिसमें परिसर का स्वामित्व अथवा पट्टा शामिल है। अंतिम और शायद सर्वाधिक विवादित श्रेणी है लोगों की आवाजाही और इसका संबंध एक सदस्य देश के लोगों के सेवाओं की आपूर्ति हेतु किसी अन्य सदस्य देश में प्रवेश से है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के गैट पूर्व अनुभव से सह संकेत मिलता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के निर्देश के अंतर्गत आवश्यक सेवाली का उदारीकरण विकासशील देशों के लिए एक संवेदनशील मामला है। आलोचकों को आशंका है कि बाद निजीकरण के पहले और इकड़ गया तो गेट्स वैश्विक सेवा प्रदाता निरूपी को सार्वजनिक सेवाओं के मैदान में मायमारी की छूट दे देगा। इसके परिणाम विशेषकर दक्षिण अफ्रीकी के लिए गंभीर है, जिसकी विशाल जनसंख्याएं हमेशा इसके लिए तैयार होती है, क्योंकि आसान कमीशन के कारण शिक्षक समूह के निशाने पर आसानी से आ जाती है। ये वे देश है जिसकी 35% आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रहती है और इसलिए निजी सेवाएं लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस मुद्दे पर बहस की जाए, क्योंकि दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था बातचीत में लिए विभिन्न सेवा क्षेत्रों को मुक्त करने को अंतिम रूप देने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाने को तैयार है। दक्षिण एशिया के देशों से कुछ फेस अध्ययन वहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनसे भूमंडलीकरण के बारे में लोगों की धारणाओं का पता चलता है। 12.5 दक्षिण एशियाई परिदृश्य। 12 मई 2001 बीज आत्महत्याएं। भारतीय कृषि क्षेत्र एक संकट का सामना कर रहा है, जिसे बीज आत्महत्याएं सुसाइड्स कहा जा रहा है। 1 दशक से भी अधिक समय से बेतियर समुदाय बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के खिलाफ लड़ रहा है, जिन्होंने गरीब किसानों को खेती पर बड़ी रकम लगाने के लिए बहाना कर दिया था। दूसरी ओर सैकड़ों किसान हर साल महादा कर रहे हैं। दक्षिण भारत एक राज्य आंध्र प्रदेश में भूमंडलीकरण पूरे जोर पर है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुली छूट मिली हुई है। वहीं 3 साल के अंदर 1000 से भी अधिक किसानों ने आत्महत्या की। पूरे देश में किसान आत्महत्या जैसा हताशापूर्ण कदम उठा रहे हैं और इसका कारण है मंडलीकरण और पूंजी धन कृषि के प्रसार के परिणाम स्वरूप उन पर बनने वाले नए दबाव। बीज तथा रसायन उद्योगों द्वारा विकसित की गई चतुराई भरी कार्यनीतियों से जुड़े मारी मुनाफों के वादे में मारी मुनाफों का प्रलोभन और महंगे सामान खरीदने के लिए बसान ऋण शामिल है। किंतु भूमंडलीकरण की वास्तविकता तो निगमों के प्रचार से और विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन के विशेषज्ञों और विभिन्न मंत्रालयों के अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तावित कृषि सामग्री और व्यापारिक उदारीकरण के वादों से निम्न है। प्रमुख भारतीय पर्यावरणविद वंदना शिवा का कहना है कि किसानों द्वारा आत्महत्या करने की महामारी उस दबाव का असली पैमाना है जिस बजाव में कृषि के भूमंडलीकरण ने भारतीय कृषि और नारकीय कृषकों को डाल दिया है। कर्ज और खराब फसल का होना ही मुख्य कारण है कि पूरे ग्रामीण भारत में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। कर्ज और फसल की बर्बादी ही औद्योगिक कृषि के उस निगमी भौबल का परिणाम भी है जिसे भूमंडलीकरण के माध्यम से भारत में लागू किया जा रहा है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रोत्साहित कृषि फूटी गहन अथवा पूंजी केंद्रित है और परासे बीजों और कृषि रसायनों जैसी महंगी आंतरिक सामग्री की खरीद के लिए भारी कर्ज की स्थिति बनती है। यह पर्यावरण की दृष्टि से भी संवेदनशील है क्योंकि यह प्रचलित की गई किस्मों के एक धान्य मोनोकेचर पर और गहन कृषि के गैर सतत चलन पर आधारित है। अपने आयचन आत्महत्या के बीजा सीड्स ऑफ सुइसाइड में वंदना शिया ने भारतीय कृषि और भारतीय कृषकों पर व्यापारिक उदारीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किया है। यह अव्यन भूमंडलीकरण की सामाजिक और पारिस्थितिकीय लागतों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। आंध्र प्रदेश की त्रासदी का अध्ययन गैर सतत कृषि जो भूमंडलीकरण की इन जैसी सामाजिक और पारिस्थितिकीय लागतों को रेखांकित वाराता है। वे इसके पास उगाने वाले क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, इसका अनुभव सभी क्षेत्रों की व्यापारिक स्तर पर और रासायनिक तरीके से गाई गई फसलों में किया गया है। रही मोमबत्ती वारन के लाभ बढ़ते बाजारों के माध्यम से बीज और रसायन निगमों को मिलते हैं, वहीं लागत और जोखिम पूरे के पूरे मंडे किसानों और भूमिहीन कृषकों के खाते में जाते हैं। फसल खराब होने की जोखिम को भूमंडलीकरण ने जिन तरीकों में बढ़ाता है, घन में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीके हैं: पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील संकर बीजी का पालन शुरू करना और कीटनाशक पौषी कृषि रासायनिक सामग्री पर और अधिक निर्भरता जी संकर किस्मों के उपयोग से जुड़ी है। व्यापारिक उदारीकरण के अंतर्गत बीज क्षेत्र के निजीकरण के परिणामस्वरूप फसलों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है और उसमें पॉलीकल्बर की जगह मोनोकल्बर, एक धान्य का और खुली परागित किस्मों की जगह संकर किरंगी का उपयोग हुआ है। आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में यह परिवर्तन बहुत तेजी से किया गया है और वहां बाजरा, बाल और तिलहन पर आधारित एक मिश्रित कृषि व्यवस्था के स्थान पर संकर कपास के एक मान्य को अपना लिया गया है। कपास की फसल खराब होने का मुख्य कारण कीटनाशकों का अथवा नकली कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग रहा है। बहरहाल कीटनाशकों के इस्तेमाल का गाना नाता संकर बीजों से है। कोड तब आवश्यक हो जाते हैं जब फसल की किस्में और उन्हें चलाने के तरीके कीट आक्रमण के प्रति संवेदनशील होते हैं। संकर बीजी से अधिक पैदावार होने की संभावना होती है, किंतु उनसे फसल नष्ट होने का खतरा भी अधिक बीता है क्योंकि जैसा कि आंध्र प्रदेश का अनुभव बताता है, ये बीज कोटी और रोगों की चपेट में भी अधिक जल्दी आ जाते हैं। एक धान्य कीट आक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता को भी और बढ़ा देते हैं क्योंकि जब उसी किस्म की यहाँ फसल बार बार साल दर साल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, उससे कीटों के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह कीटों की समस्या फसलों और फसलों के तरीकों की विविधता नष्ट होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई समस्या है। कीट नियंत्रण का सर्वाधिक राहत समाधान है कृषि में जैव विविधता को पुनर्जीवित करना। कीट नियंत्रण की गैर सतत कार्यनीतियों में विविधता को कम करते हुए रासायनिक अथवा आनुवंशिक नियंत्रण की व्यवस्था होती है, जो कीटों से होने वाली क्षति से सबसे बड़ा बचाव है, जैसा कि कपाल के संकट से दिखाई देता है। कृषि का भूमंडलीकरण पर्यावरण और किसानों के अतिशय दोनों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। जैव विविधता नष्ट हो रही है, कृषि रसायनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और बढ़ते कर्ज के परिणामस्वरूप आत्महत्या की घटनाएं हो रही है। समाज विज्ञानियों ने यह अध्ययन इसलिए किया है ताकि व्यापारिक उदारीकरण के साथ वर्षों के प्रभाव का भी जायजा लिया जाए और एक अधिक सतत भविष्य के लिए नीतियों के निर्माण में सहायता भी हो जाए। कंबाल कृषि ही नहीं बल्कि पानी, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निशाना बन रहे हैं। नेपाल में एम का मामला और श्रीलंका में होने वाले खनन के प्रयास यह दर्शाते हैं कि लोग किस तरह भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को अस्वीकार कर रहे हैं। 12 मई 2002 एनरॉन विद्युत परियोजना नेपाल। नेपाल की कर्णाली सापानी जल विद्युत परियोजना से एनरॉन कर हट जाना एक गलत नीतिगत निर्णय के खिलाफ सामाजिक प्रतिरोध का एक आदर्श उदाहरण है। लगभग 2 वर्षों तक पीछे लगे जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी गैस तथा ऊर्जा अपनी एनरॉन कॉर्प अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तथा विद्युत बाजारों में बदलते रुझानों का हवाला देते हुए 19 में इस परियोजना से हट गई। एनरॉन का यह धमाकेदार फैसला तब आया जब 10.000 मेगावाट की कर्णाली परियोजना के सर्वेक्षण के लिए लाइसेंस दिए जाने का अनुरोध किए उसे 4 महीने हो गए थे। सितंबर 1906 में एनरॉन ने भारत और चीन को बिजली निर्यात करने के इरादे से परियोजना को विकसित करने के लिए 9 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का प्रस्ताव रखा था। पुनर्तन की इस गाथा में ग्लोबल, वैश्विक और स्थानीय बाधित वैश्विक और स्थानीय के लिए बने प्रासंगिक सबक है। स्थानीय स्तर पर नेपाल में कंपनी का पहला प्रयास ही क्षतिकारक था। कंपनी के प्रस्ताव से सबको आश्चर्य होना चाहिए था, इतनी बड़ी परियोजना एक कमजोर आर्थिक आधार, संस्थागत क्षमता और बिगड़ते राजनीतिक संदर्भ वाले देश में कैसे खड़ी की जाएगी। वहीं राष्ट्रवाद जैसी कोई बात नहीं है, यह तो सीधी सादी समाई है। फिर जल विद्युत संयंत्र बनाने का कंपनी का कोई अनुभव भी नहीं था। शायद चतुर अधिशासी अपने निगमित अस्तियाय की आधारशिला को रूप में कार्य संस्कृति और पेशेवर अंदाज कर टीमटाम दिखाना चाहते थे और 2001 के अंतिम महीनों तक रही कम से कम यही दिखता था। कंपनी का यह दिखावा बिल्कुल धोखा देने वाला था। मूल रूप में थी एनरॉन एक निगम की मृगमरीचिका ही थी जो जनता को मूर्ख बनाने के लिए बड़ी जी गई थी और इसके नेताओं ने अपने आप को तो समृद्ध वार लिया जबकि कंपनी भर भरा कर बैठ गई। प्रत्येक समस्या के प्रति इस कंपनी का यही समाधान था कि वित्तीय और राजनीतिक प्रभाव के बल पर अपना रास्ता बनाते चली।
इसके प्रबंधकों से कहा गया था कि यहीं आओ और हासिल करो, और चम्हों ने ऐसा करने के लिए खेल के सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया। सवालों को दबा दिया गया और कंपनी की अवैध मांगों के लिए जगह बनाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल दोनों ही देशों के राजनीतिक तंत्रों को बता दिया गया। कमानी इसे जारी समृद्धि कैसे सकती थी। यह अपने ही घमंड के बोझ तले ताश के महल की तरह बेर हो गई। यह परियोजना अबे अरसे से विवादों के घेरे में रही है और एशिया और पश्चिम दोनों के ही पर्यावरणविदों और संरक्षण संगठनों ने इस तरह के विशाल बौद्ध बनाने के खिलाफ दमदार तर्क रखे हैं। उन्होंने ऊंचे बींद और बैराज की परियोजनाओं का विरोध किया है क्योंकि उनके निर्माण से नदी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खतरा पैदा होता है, जिनका अस्तित्व पहले से ही खतरे में है। जहां एक नदी के प्राकृतिक प्रवाह को नियंत्रित करने के आर्थिक और राजनीतिक लाभ हैं, जिनमें रुवा, अपेक्षाकृत सस्ती और मरीरी लायक जाल विद्युत बनाना और सिंचाई तथा उद्योग के लिए पूरे साल भर खाना जल उपलब्ध कराना शामिल है। वहीं इन लाभी की उस बड़ी पर्यावरणीय कीमत के बक्स रखकर देखना चाहिए जी, इसके बदले में हर हाल में चुकानी ही होगी। अगर नहीं पर्यावरण में बहुत अधिक फेरबदल किया जाए तो उसमें जैव विविधता का भारी नुकसान ही होना है, जिससे पूरी नदी पर्यावरण व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, जिसमें मछलियों की किस्में उसका अभिन्न अंग है। बांध कंबल पानी के बहाव और गाय में भी बदलाव नहीं करते, जिससे नदियों का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है, बल्कि वे नकली अवरोधक भी बना देते हैं। और इसकी चलती पहले से ही संकटग्रस्त मछलियों और अंजलियों में भी विभाजन हो जाता है और वे अलग अलग पड़ जाते हैं। मछलियों और उनके शिकार जीवों के प्रकृतिका के लिए बदल जाए हैं और इसके परिणाम बहुत विनाशक भी हो सकते हैं। कर्नाली नदी में सुसुक जाति की अंतिम शेष आबादी पाई जाती है और उनमें आनुवंशिक दृष्टि से सशक्त काफी मछलियों हो सकती है। यदि चीलापानी परियोजना चालू होती है, जिसकी अभी भी संभावना है, हालांकि अभी तक किसी अन्य ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है, तो इससे इस संकटग्रस्त प्रजाति का भविष्य निश्चय ही अवरुद्ध हो जाएगा। नेपाल के निर्णय करने पाते और हाँ बनाने वाले प्रति वर्षों की इस परियोजना की विधि पर आम राय को देखते हुए देश में अश्न उठाने और चिंता जताने का काम असंतुष्ट नागरिक समाज समूह पर आ गया था। ये चिंताएं विशुद्ध रूप में स्थानीय मार्गी थी। इसी तरह के प्रश्न संवर राष्ट्रीय हमें में भी उठाए जा रहे। 1900 में समाप्त होने वाले पंचायत मुम से नेपाल के विकास की तुलना निर्मात प्रेरित विद्युत परियोजनाओं से की जाती थी। लोकतंत्र के दौर में विकास की परिभाषा में और बदलाव नहीं हुआ। एक नीति का अनुसरण करने और बाकी तमाम बातों को दरकिनार करने के चक्कर में राजनीति स्वयं अपनी शरण कर चुकी थी। सत्ता में बैठे किसी भी व्यक्ति ने यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि अनुचित लाभ कमाने का जिस निजी कंपनी का इतिहास रहा है, वह देश की अर्थव्यवस्था की उन्नत करने में कमी और जैसे सहामक होगी। लेकिन एनरॉन स्वयं ही समय रहते देर हो गई। 12 मई 2003 खनन परियोजना श्रीलंका। जब श्रीलंका में सरकार ने फॉस्फेट की खादी को संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पारदेशीय अथवा पराराष्ट्रीय कंपनी ट्रांसनेशनल कंपनी TNC के हाथों में देने का विचार किया, तो वहां के वैज्ञानिकों, अमेरिका संगठन कार्यकर्ताओं और पुरोहितों ने उत्तर पूर्वी श्रीलंका के किसानों का साथ दिया। यह एक और उदाहरण है पर्यावरण के खतरे पैदा करने वाली वैश्विक आर्थिक ताकतों के खिलाफ लोगों की सामूहिक कार्यवाही का। इस विरोध का नेतृत्व इपेवाला फॉस्फेट खानों की सुरक्षा के लिए बनी समिति ने किया और कोलंबी के अनेक संगठनों, वैज्ञानिकों और श्रीलंका के मुख्य धार्मिक समूहों के पुरोहितों ने इसमें भागीदारी की। अमेरिका के एक समूह INC एग्रो के नेतृत्व में निर्यात के लिए कीरीट उर्वरक बनाने हेतु विदेशी खनन कंपनियों के एक समूह को इंपेवाला स्थिति फॉस्फेट की प्रपुर चट्टानों को बेच देने के लिए सरकारी प्रथासों के संदर्भ में इस मुद्दे पर बहस हुई। INC एथो तो INC ग्लोबल इंक और फ्रीपोर्ट मैकमोरन रिसोर्सेज पार्टनर्स के विलय से बनी है, जो इस योजनाओं के प्रारंभ से ही उससे जुड़ने वाली कंपनी थी। यह योजना 58 वर्ग की के दायरे में संचालित है और इससे 26 गांवों के कुल 12,000 लोगों का पुनर्पिन होता। बौद्ध विहार, स्कूल और बड़ी संख्या में सरकारी इमारतें भी नष्ट हो जाती। पहले तो सरकार ने फॉस्फेट मंजर की अच्छी खासी कीमत के कारण इस परियोजना को चालू करने का फैसला किया था, जबकि 25 साल पहले खोजे जाने के बाद से इन भंडारों का चचित उपयोग नहीं कोई था। बाद में यह फैसला किया गया कि इस परियोजना को किसी विदेशी फर्म के हाथों में दे दिया जाएगा, क्योंकि श्रीलंका के पास फॉस्फेट के इस विशाल भंडार के दोहन के लिए न तो तकनीकी ज्ञान था, न पूंजी और न ही आवश्यक मशीनरी। फॉस्फेट का वार्षिक खनन आज के 40,000 टन के मुकाबले लगभग 12 लाख टन होता। स्थानीय वैज्ञानिक 1,50,000 टन तक खनन को सुरक्षित मानते थे, जिस पर्यावरण और भावी इस्तेमाल भी प्रभावित नहीं होता। इमेवाला श्रीलंका के उत्तरी मध्य प्रांत के अनुराधापुरा से कोई 500 किलोमीटर दूर करावा के निकट स्थित है। इस पूरे क्षेत्र में छोटी छोटी नहरें कालावेवा को पानी को छोटे छोटे तालाबों में पहुंचाती है और इन सबको बड़ी सावधानी से इपेवाला फॉस्फेट भंडार जैसे बटानों से मरे इस प्राकृतिक जाल विभाजकों के हिसाब से तैयार किया गया है। अनुमान है कि पानी साफ होता है तो फॉर्मेट स्वयं गंगा में पहुंच जाता है। इपेवाला का इस क्षेत्र की सर्वस्था में अद्भुत योगदान है, जो कुसों से श्रीलंका का एक प्रमुख धान पात्र रहा है। यह क्षेत्र प्राकृतिक दृश्यों, प्राकृतिक जल विभाजक और आत्मनिर्भर संरक्षण पर्यावरण तंत्र के लिए मशहूर है।
यह क्षेत्र संक्रांतियों की सुरक्षा करता है क्योंकि यह वर्षा जल की एक एक बूंद कर और एक एक यही मिट्टी का संयुद्योगकरण कौल कृषि को सहारा देता है, बल्कि दुर्लभ जड़ी बूटियों और उपयोगी जंगली फली से समृद्ध पुराने जंगलों के बटूट विस्तार को सी संभालता है। प्राकृतिक जल विभाजकों के हिसाब से सावधानी पूर्वक किया गया यह सम एक जटिल मानव निर्मित तंत्र का ही हिस्सा है। इस क्षेत्र के गांव वाले इन जंगलों में काफी समय बिताते हैं और वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे शब्दश पुराने जमाने के माली है। यहाँ का एक भी पौधा बेकार नहीं है और जंगलों में जगह गए ज्ञात और अज्ञात पुरातात्विक स्थल है। शताब्दियों पहले प्राकृतिक रूप गणना करने वाली इन पर्यावरण व्यवस्था ने 2000 वर्षों से भी अधिक समय से अतिरिक्त कृषि उत्पादन किया है। सरकार ने फॉस्फेट के प्रारंभिक खनन के लिए 56 वर्ग की भूमि बेहनत की है, जहां लगभग का गांव स्थित है। प्रभावित क्षेत्र में प्राचीन गांधी के निवासी उन्हीं लोगों के वंशात है जिन्होंने शताब्दियों से मानव दक्षता के इस अविश्वसनीय कारनामे की प्रधुरता का भोग किया है। उनके मंदिर वही मंदिर है जिन्हें उनके पूर्वजों ने बनाया था। ये चंद ही स्तूपों की पूरा करते हैं जो उस समय बनाए गए थे जब उनके गांव के लालाबों की जुदाई 2000 वर्ष पहले की गई थी। हर एक गांव में शव गाड़ने और जलाने सोहोमपिटिया के लिए जो एकड़ों में फैले जंगल है, वे उन्हीं पूर्वजों की अस्थियों की मरे हैं। इत्तेवाला योजना की पड़ताल करने वाले अनेकानेक श्रीलंकाई और आभार राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, विद्वानों, पर्यावरणविदों और पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि यदि इस परियोजना को बालू किया गया तो इस क्षेत्र को उसक गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये नकारात्मक परिणाम इत्तेवाला स्थित मौजूदा बम केंद्रित और धीमे खनन वाली परियोजना के साथ साथ है, जिससे फॉस्फेट पर्वत भी शताब्दियों तक खाली नहीं होगा और हमेशा श्रीलंका की उर्वरक निर्यात की जरूरतों की पूर्ति होती रहेगी। न्यूजीलैंड के एक अध्ययन समूह ने इसे और तेजी से खाली करने का जो वैकल्पिक सुझाव दिया है, उसमें यह पता चला है कि श्रीलंका सरकार खुद प्रारंभिक निवेश के लिए स्थानीय सार पर निर्यात योग्य उर्वरक का उत्पादन कर सकती है। अधिकतम स्थानीय लाम के स्रोत इनेयाला फॉस्फेट मगवार की दोहन हेतु वैकल्पिक प्रस्तावों को देखने के बजाय अपेक्षाकृत अधिक हानिप्रद और कम लाभदायक प्रस्ताव पर काम करने की सरकारी इशा में तर्क का अभाव दिखाई देता है। सब तो यह है कि इस वर्ग की मी के क्षेत्र में कोई भी स्थान महत्वहीन नहीं है, क्योंकि ऐसी एक इस भी जमीन नहीं है जहां किसी का घर या किसी की रोजी रोटी नहीं है। यह प्राचीन शुद्ध शुष्क क्षेत्र जंगल का ही एक हिस्सा है। विशेषकर पिछले 200 वर्षों में इशेवाला इस क्षेत्र में पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। और जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, ये जंगल असंख्य शताब्दियों पहले औषधि उपवनों के रूप में ही लगाए गए थे। इनसे जो उत्पाद मिलते हैं उनसे आसपास के गांवों में रहने वालों का जीवन आरामदेह राभव होता है और औषधियों के अतिरिक्त उनसे हर प्रकार की भोजन सामग्री, ईंधन, करी पत्ता और दुर्लभ मशरूम जैसी नकदी फसलें, तालाब की मछलियों और भवन निर्माण की सामग्री प्राप्त होती है। यही नहीं, में अविकसित जमीन तमाम किस्म के वन्य जीवों के आत्मनिर्भर घर भी है और वे महत्वपूर्ण इतिहास और अवों से परिपूर्ण। इस परियोजना में भारी संख्या में लोगों का विस्थान भी शामिल है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार प्रारंभिक खनन क्षेत्र में रहने वाले 12,000 परिवारों के 43,000 जी और बाहर में रहने वाले कोई 5.20.000 जी इस परियोजना से प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त इंतेवारनाथ जमीतमाद भी निकलेंगे। कैंसरजनक मूल और दानों के अवशिष्ट, सौर विश्लेताक्य और भूजल का प्रदूषण जो लोग दिल्यापित नाहर होने उन पर भी परियोजना तो दुस्साह पड़ेंगे, क्योंकि फॉस्फेट का खनन सबसे गंदा और बयानवर्णीय अतिक्रमण वाला काम है। यही नहीं, जाशक्ष कैनाल का 1 मील लंबा हिस्सा इस परियोजना की भेंट चढ़ जाएगा, जबकि इस नहर के पास ही खनन का काम होने से इस क्षेत्र का सारा जल प्रदूषित हो जाएगा। समूची तालाबें, जमगंगा जल तथा मृदा संवाहन पर्यावरण व्यवस्था को संभालने वाले जटिल सामाजिक, प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिकीय नेटवर्क गड़बड़ा जाएंगे। एक बौद्ध भिक्षु की अध्यक्षता में इनेवाला फॉस्फेट को बचाने के लिए बनी जमीनी सार की समिति इस योजना के विरुद्ध तभी से काम कर रही है जब 1990 के दशक के प्रारंभ में पहली बार इसकी गुप्त वार्ता की खबर लीक हुई थी। यह समिति 1998 में तब विशेष रूप में सक्रिय हुई जब 1994 में इस क्षेत्र का समर्थन प्राप्त करने वाली सरकार ने इग्गेवाला को जिम्बाब्वे मोफंड के समूह टीपोर्ट मैकमोरन के हाथों में दे देने के लिए अपनी गुप्त वार्ता शुरू कर दी थी। प्रसंगवश यह समर्थन श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस वादे पर दिया गया था कि इनेवाला फॉस्फेट भंडार को विदेशी कंपनियों के हाथों में नहीं दिया जाएगा। पहली जन विरोधी रैली श्रीलंका के अनुराधापुरा में 50वें स्वतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर फरवरी 1998 में निकाली गई। इस रैली में भाग ले रही अनुमानित 20,000 लोगों ने श्रीलंका की प्राचीन सभ्यता की इस मुख्य भूमि को नवोपनिवेश के हाथी अवतीय किए जाने के विरोध में पवित्र बोधि कुक्ष के समीप भूख हड़ताल की। उसके बाद कोलंबो में फरवरी 1998 में और इत्तेवाला में जून 1998, दिसंबर 1998, मार्च 1999, अगस्त 1999, अक्टूबर 1999 में रैलियां हुई और उनमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इससे पूर्व बौद्ध धर्म स्वयं अहिंसक है। यही इस समिति का स्पष्ट दर्शन गांधीवादी सामाजिक कार्यवाही के अध्ययन पर आधारित अहिंसक विरोध प्रदर्शन है। वहीं इन रैलियों में अत्यंत प्रतीकात्मक हिंसा भी शामिल रही है, जैसे कंपनी का मैकमोरन का लेबल लगा पुतला और श्रीलंका के राष्ट्रपति का पुतला फूंकना और आक्रोश प्रकट करते नारे और हाथ भाव का प्रयोग और मरते दम तक लड़ते रहने करवाया।
सचमुच स्थानीय विरोध आंदोलन के नेता संपूजय विवतना ने शपथ ली है कि यदि उनके तर्क नहीं सुने गए तो वह ऐसा ही करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति और अमेरिकी राजदूत के साथ कई बैठकों के बाद और विपक्षों पूज्य बौद्ध भिक्षुओं के हस्ताक्षर वाली याचिकाएं देने और सिंहली अखबारों में विचारोत्तेजक लेख छपने के बाद सरकार ने अंततः इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है। जनवरी के 12 से 6 प्रतिरोध भूमंडलीकरण विरोधी आंदोलनों ने पिछले कुछ एक वर्षों में तेजी पकड़ी है। यह बहुत पहाते की बात नहीं है कि दुनिया के कई हिस्सों में राष्ट्रीय सरकारों के अधिक खुलेपन हेतु अथवा समान अधिकारों हेतु अथवा अधिक लोकतंत्र हेतु विभिन्न आंदोलन हुए हैं। यह भी बहुत पुरानी बात नहीं है कि पर्यावरणीय प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य के बचाव के अधिकार के लिए या फिर पर्यावरण को प्रभावित कर सकने वाली आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में अपनी बात सुने जाने के लिए सरकार और उद्योग से लागी लह रहे थे। भूमंडलीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले चन्नी कुछ खामियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो वैश्विक स्तर पर पाई जाती है और जिनका आरोप राज्य पर लगा गया है। जिन लोगों की आवाज आसानी से नहीं सुनी जाती उनके लिए भूमंडलीकरण तो क्या अर्थ है, जो लोग बोल नहीं सकते अन्य प्रजातियों लपटा भावी पौड़ियों उनके लिए भूमंडली का क्या अर्थ। ये विशेष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय बिरबरी का ध्यान उन सरोकारों की ओर आकर्षित करते हैं जिनका संबंध उन वैश्विक संस्थाओं से है जो राष्ट्रीय संस्थाओं के संदर्भ में अचीव में स्थापित की गई है। मुंबई में 2004 में संपन्न विश्व सामाजिक मंच की संकल्पना एक ऐसे स्थान के रूप में की गई श्री जिसमें इस दुनिया के अनेक विरोधाभासों का जाप्या अधिक सटीक रूप में करें तो उन विरोधाभासों का विश्लेषण और आलोचना की जाएगी जो एक नव्यार्कदी विचारधारा से उपजते हैं जो आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में सहायक है। इसमें 1 लाख से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 15,000 तो 130 देशी से जाए गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, वामपंथी राजनीतिक दल चर्चा और विकास अभिकरणों के प्रतिनिधि थे। मंत्र ने इनमें से 1,200 को एक संघ प्रदान किया जहां वे जैविक खेती, इलावा भर कब्जा, HIV एड्स लिंग और व्यापार जैसे विषयों पर चर्चा कर सकते थे। पिछले मंदी के मुकाबले यही महिलाओं और मुकओं की भागीदारी काफी अधिक थी। हर एक मुद्दे पर सहमति असंभव नहीं तो कठिन अवश्य थी, किंतु यह स्पष्ट था कि मंच के नारे एक और दुनिया समय है ने इसमें हिस्सा से रहे सभी के दिल दिमाग और कल्पना को प्रभावित किया। विश्व सामाजिक मंच WSF एक ऐसा स्थान साबित हुआ है जहां न केवल आलोचना और निंदा की जा सकती है बल्कि नए विचारों और संघर्ष के रूपों के चदय का मौका भी दिया जा सकता है, एकजुटता बनाई जा सकती है और यह दिखाया जा सकता है कि एक और दुनिया सचमुच है। इसी तरह विश्व व्यापार संगठन की व्यापारिक बातचीत के चक्की को दौरान होने वाले विरोध प्रदर्शन भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के प्रति लोगों के प्रतिरोध का व्याला उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 12.7 विकल्प भूमंडलीकरण विरोधी आंदोलन केवल नीति निर्धारकों और बाजार को बढ़ावा देने वालों पर आरोप ही नहीं लगाते रहो है बल्कि विश्व के सतत भविष्य के लिए विकल्प भी सुझाते रहे हैं। विश्व सामाजिक मंच ने साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण और नवोदारवादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ कई ऐसे विकल्प प्रस्तुत किए हैं। इस मंच की संकल्पना एक और विषय संभव है के नारे पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य यौदारवादी आर्थिक नीतियों का और पूंजीवादी नेतृत्व वाले भूमंडलीकरण द्वारा प्रस्तावित संरचनाओं का विरोध करना था। इसका प्रयास है कि विकल्पों पर चर्चा के लिए, अनुज्ञों के आदान प्रदान के लिए और सामाजिक आंदोलनों, कामगारों के संघों और गैर सरकारी संगठनों के बीच गठबंधन को मजबूत करने के लिए और विभिन्न क्षेत्रकों के बीच संवाद का अवसर देने के लिए एक जगह दी जाए। इसका कहना है कि अनार राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं को और अधिक पारदर्शी होना चाहिए और विकासशील देशों के नागरिक समूहों को इन शक्तिशाली संस्थाओं में अपनी बात रखने का और अधिक मौका देना चाहिए। नागरिक समूहों को महल लगता है कि यह समय नहीं है कि केवल मुक्त व्यापार को बढ़ावा देकर मान लिया जाए कि इसरो अंततः पर्यावरण को लाभ होगा। पर्यावरण की अल्पावधि की कीमत अत्यधिक जेबी भी हो सकती है। अगर हम एशिया के लोगों को आर्थिक और वित्तीय भूमंडलीकरण के रास्ते पर चलते रहना है तो यह अनिवार्य है कि हम वैश्विक नियम भी बनाएं और उन नियमों को लागू करने के तंत्र भी विकसित करें जिनसे पर्यावरण की और मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। हमारा यह भी तर्क होगा कि हम ऐसी प्रणालियों विकसित करें जिनके परिणामस्वरूप दुनिया में धन का अधिक चवित वितरण हो। The Peoples जमीर अमीन और विश्व सामाजिक मंच से जुड़े बुद्धिजीवियों करता है कि तीसरी दुनिया देशों के बीच विवेक सहयोग होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को एकजुट होना चाहिए। यह भी जरूरी है कि एशिया और दक्षिण एशिया के देश वैश्विक ताकतों का मुकाबला करने के लिए आपस में हाथ मिलाएं। बीजचा उमार रही ये प्रयास तब सचमुच अनिवार्य हो जाते हैं जब संबंधित देशों के बीच संसाधनों की साझेदारी होती है और जब साझा अवसरों को जमा करने के बाद उपलब्ध होते हैं। जहां हमें इस प्रकार के सहयोग से होने वाले लाभ की संभावनाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, वहीं हमें यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे प्रयास प्राकृतिक सरोकारों पर आधारित दो और इनमें प्रायिक भागीदार देश के लिए लाभ में उचित हिस्सेदारी ही। तेज आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाले उपक्षेत्रीय प्रयासों के अंतर्गत कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जाने चाहिए। इनमें टैरिफ और कराधान का सरलीकरण और गैर टैरिफा अवरोधों को हटाना शामिल है। क्षेत्र में उपक्षेत्रीय सहयोग को सार्थक बनाने के लिए मौजूदा परिप्रेक्ष्यों के व्यापक विन्यास को ध्यान में रखना होगा।
क्षेत्र में एक कामचलाऊ आर्थिक सहयोग विकसित करने की 80 संभावनाएं हैं, जिससे वहां के लाखों करोड़ों लोगों की सामाजिक में उत्थान को सुनिश्चित किया जा सकता है। किंतु इन संभावनाओं पर क्षेत्र के देशों के बीच भारी व्यापारिक असंतुलनों का ग्रहण लग रहा है। व्यापार में उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले और सबसे अधिक जोर बुनियादी सुविधाओं के समूचे नेटवर्क के विकास पर देना होगा, जिसमें मुख्य रूप में परिवहन, दूरसंचार और बैंकिंग आते हैं। सड़क और रेल नेटवर्क के बीच इस समय जो अंतर है, उसकी भौतिक बाधाओं को दूर करना होगा। किसी देश विशेष की आर्थिक संप्रभुता के शासन में पारगमन सुविधाओं को निश्चित करना होगा और उनका सम्मान करना होगा।